हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए 5th सेमेस्टर का पेपर लोक प्रशासन से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। विगत कई वीडियो में हमने जो है लोक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। अभी फिर से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करें। केंद्रीकरण का दोष है। केंद्रीकरण का दोष है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियां किसी एक केंद्र में निहित हो। संपूर्ण शासन की शक्ति जब किसी एक जगह निहित होगी तो उसे केंद्रीकरण कहेंगे। जब शासन की शक्ति या संपूर्ण शक्ति किसी एक जगह केंद्रित होगी तो उसके दोष क्या क्या होंगे, तो उसी दोष को हम लोग जानना है। किसी एक जगह शक्ति होगी तो बार बार उसी से हम आशा और अपेक्षा रखेंगे, ज्यादा कार्य होगा तो कार्यों में विलंबता रहेगी, तो ये तो नहीं होगा, दोष ही है इसका। प्रशासन में अनमनीयता, जब शक्तिशाली व्यक्ति के जब किसी एक जगह शक्ति ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ जो है अमानवीय स्थिति की घटनाएं ज़्यादा घटती है, शक्ति का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो प्रशासन में अनमनीयता भी होती है, लचीलापन वहाँ नहीं होता है। दूसरा, अलोकप्रिय शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ शक्ति के संपूर्ण केंद्र किसी एक जगह रख दिया जाता है, अब उसकी लोकप्रियता घट गई है। इन्हीं सब दोषों के कारण तो केंद्रीकरण का जो दोष है, इस दोष में उपयुक्त सभी, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। जब एक अधिकारी अपने समस्त अधिकार अधीनस्थों को सौंप देता है, जब एक अधिकारी अपने समस्त अधिकार अधीनस्थों को सौंप देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे विशिष्ट प्रत्यायोजन नहीं, आंशिक प्रत्यायोजन नहीं, औपचारिक प्रत्यायोजन नहीं, बल्कि पूर्ण प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब ये होता है कि ऐसी व्यवस्था जो संवैधानिक और वैधानिक रूप से शक्ति का ग्रहण करने वाला जो संस्था होती है, उस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार वह संस्था किसी दूसरे को सौंप देती है, प्रत्यायोजित कर देती है। तो शक्ति जो वास्तविक रूप से धारण करता है वह उस शक्ति का प्रयोग न करके वह व्यक्ति किसी दूसरे को जब वह शक्ति दे देता है तो इसे प्रत्यायोजन की व्यवस्था कहते हैं। तो यही दिया है कि वह अधिकारी जब अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग जो अधीनस्थों को सौंप देता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो पूर्ण प्रत्यायोजन, उसे ही पूर्ण प्रत्यायोजन कहा जाएगा। ठीक, कार्यों के दोहरापन को रोकने के लिए संगठन का कौन सा सिद्धांत काम आता है? कार्यों में दोहरापन के जब भी कार्य होता है उसमें दोहरापन कम हो, उसके लिए क्या जरूरी है? तो संदेश की एकता। संदेश की एकता का मतलब यह होता है कि सर्वोच्च पदों पर बैठा होने वाला व्यक्ति के आदेश को सभी लोगों को पालन करना होता है, तो उसमें दोहरापन की स्थिति नहीं आती है। ठीक है, एक व्यक्ति ने आदेश दिया, दूसरे व्यक्ति सभी को उसी आदेश का पालन करना है, तो ऐसी स्थिति में उसे दोहराव की नहीं होता, बल्कि ये इसी को कहा गया है कि यह संदेश की एकता है। विकेंद्रीकरण नहीं है, सहयोग नहीं है, प्रत्यायोजन नहीं है, संदेश की एकता है। कार्यों के दोहरापन को रोकने के लिए संगठन का जो सिद्धांत होता है, इसको संदेश की एकता, या इसको ये भी कहा सकता है एक आदेश की एकता। जो एकता है उसको कहा जा सकता है आदेश की एकता। ये आदेश की एकता जो सिद्धांत है, इसको फॉलो करने वाला, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला जो विचारक है वह हेनरी फेयोल। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आदेश की एकता का जो सिद्धांत का फॉलोअर है वह है हेनरी फेयोल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण ये विचारक भी है, हेनरी फेयोल। सूत्र में अभिकरण का कार्य, सूत्र में अभिकरण का कार्य, सूत्र या लाइन, इसको जरा समझ लिया जाए। सूत्र और लाइन क्या होता है? किसी भी संगठन में उसके दो प्रकार के अभिकरण होते हैं। एक तो वो प्रबंध का कार्य करता है, या नीति के निर्माण, नीति जो बनी होती है उसको क्रियान्वयन करता है। दूसरी जो संस्था ये होती है, नीतियों के क्रियान्वयन करने के लिए कुछ सपोर्टिव की जरूरत होती है, कुछ सूचनाओं को जरूरी होती है, तो उसे स्टाफ के रूप में कहा जाता है। तो जो ये सूत्र है, संगठन के जो संगठन होता है इसमें दो तरह के कार्य होते हैं। एक को कहा गया है सूत्र, एक को कहा गया है स्टाफ। इसको प्रथम माना गया है, यह संगठन का प्रथम कार्य है, यह द्वितीय वाला है। यह आदेश का काम करता है, नीतियों का क्रियान्वयन करता है। यह जो है सूत्र का सहयोगी होता है, स्टाफ जो होता है सूत्र का सहयोगी करता है।
तो इसमें ये दिया है कि सूत्र में अभिकरण का कार्य क्या है। ये जो सूत्र और जो स्टाफ का कॉन्सेप्ट है वास्तव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये सैनिक संगठनों के बाद आया। सैनिक संगठनों में सूत्र और अभिकरण का ये संकल्पना चलता है, उसी संकल्पना को प्रशासनिक संगठनों में लाया गया। और सूत्र का मतलब ये होता है कि जो संगठन के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है वह अपने अधीनस्थों को जो आदेश देता है एक लाइन के समान आती है, एक लाइन के समान आती है, इसीलिए इसे लाइन या सूत्र कहा गया। तो सूत्र में अभिकरण का कार्य क्या होता है? सूचना नहीं, परामर्श देना नहीं, नियोजन नहीं, बल्कि क्या होता है? क्रियान्वयन करना होता है। जो नीति बनी होती है, जो प्रशासन के शीर्ष पदों पे बैठे हुए जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई गई जो नीतियां होती है, उसी नीतियों के क्रियान्वयन करना ही किसी भी संगठन का जो सूत्र वाला अभिकरण होता है उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, विभाग के प्राथमिक कार्य संपन्न करने वाले अभिकरण को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने देखा कि संगठन के दो भाग, स्टाफ और सूत्र। जो सूत्र होता है उसको प्राथमिक कहा गया है, प्राथमिक कार्य को करता है, शासन की नीतियों को क्रियान्वयन का कार्य करता है। तो प्राथमिक कार्य जो संपन्न करता है वह होता है सूत्र। और देखिए एक चीज और जान लीजिए कि संगठन में सूत्र और स्टाफ का जो बंटवारा है यह बिलोबी ने, प्रशासनिक संगठनों में बिलोबी एक ऐसा विचारक है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया था, बिलोबी ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बिलोबी एक ऐसा विचारक है जो सूत्र और स्टाफ के अभिकरण को प्रशासनिक संगठनों में लाने का श्रेय इसी को दिया जाता है, बिलोबी को। स्टाफ अभिकरण क्या है? स्टाफ अभिकरण का कार्य क्या है? तो स्टाफ जो अभिकरण है यह परामर्श देता है। परामर्श का मतलब जैसे जो सूत्र है, संगठन का जो सूत्र अभिकरण है ये नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो नीतियों के क्रियान्वयन करने के लिए कुछ सूचनाएं होनी चाहिए जिसके आधार पर वह नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन कर सके। तो उसको परामर्श देने के लिए, सहयोग करने के लिए जो स्टाफ होता है यह उसको क्या करता है? परामर्श देता है कि आप नीति को किन परिस्थितियों में लागू करना है, कैसे लागू करना है, वे सारी सूचनाएं जो है स्टाफ सूत्र को देता है और सूत्र क्या करता है? अपने नीतियों को क्रियान्वयन करता है। तो परामर्श का कार्य जो स्टाफ करता है और क्रियान्वयन का कार्य जो है सूत्र करता है। यदि स्टाफ और सूत्र में देखा जाए कि प्रथम कौन है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी संगठन में ये दो कार्य विभाजित होता है, सूत्र और स्टाफ। सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, स्टाफ कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो स्टाफ का काम केवल परामर्श देना होता है, आदेश करना नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कार्य स्टाफ अभिकरण का नहीं है? स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है, स्टाफ नहीं करता। सूचना संबंध ये इकट्ठा करता है, परामर्श देता ही देता है। आदेश देने का काम जो है सूत्र का नहीं है, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करता है। आदेश देने का कार्य कौन करता है? तो आदेश देने का कार्य जो है ये सूत्र का है। जब भी नीतियों के क्रियान्वयन करना होता, जब कोई कार्य क्रियान्वयन करना होगा तो निश्चित तौर से उसके पास आदेश देने की शक्ति होगी ही होगी। बिना आदेश की शक्ति के बिना किसी भी कार्य का क्रियान्वयन आप नहीं कर सकते हैं। तो जो स्टाफ है वह परामर्श करता है, सूचना इकट्ठा करता है, पर्यवेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, बल्कि आदेश देने का काम कौन करता है? तो आदेश देने का काम जो है सूत्र करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्टाफ अभिकरण का प्रकार नहीं है? स्टाफ अभिकरण का प्रकार सामान्य है ही है, लोक निगम नहीं है, सहायक स्टाफ और तकनीकी स्टाफ। देखिए जो स्टाफ अभिकरण है इसको 3 वर्गों में विभाजित करने का जो विचार है वह है फिफ्नर का। फिफ्नर एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने जो है स्टाफ अभिकरण को सामान्य स्टाफ, सहायक स्टाफ और तकनीकी स्टाफ में वर्गीकृत किया है। ये 3 प्रकार के जो है स्टाफ अभिकरण है जिसमें लोक निगम नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह वर्गीकरण कौन दिया था और कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के कौन दिया था? तो फिफ्नर ने दिया था। सामान्य स्टाफ का उदाहरण, सामान्य स्टाफ का उदाहरण क्या है? सामान्य स्टाफ जो स्टाफ है इसके जो तीन प्रकार हैं जिसमें सामान्य है, सहायक है, तकनीकी है। उसमें जो सामान्य स्टाफ है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय, जो प्रधानमंत्री होता है
वह नीति बनी हुई मंत्रिमंडल के द्वारा नीतियों के क्रियान्वयन का काम करता है। मुख्य कार्यपालिका होता है। अब यह कार्यपालिका नीतियों के क्रियान्वयन करने के लिए जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के पास एक प्रधानमंत्री कार्यालय होता है। वह कार्यालय ही जो है उन्हें सूचनाएं देता है, परामर्श देता है। तो सामान्य स्टाफ जो है महत्वपूर्ण है सारे स्टाफों में। तो प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसमें आता है, मंत्रिमंडल सचिवालय भी आता है, योजना आयोग भी आता है। ये सब के सब नीतियों के क्रियान्वयन में सूचनाओं को एकत्रित करके सूचनाएं देते हैं। इसलिए जो है ये सामान्य स्टाफ के अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग। ऐसा स्टाफ जिसके परामर्श पे तुरंत जो है जो संगठन के सर्वोच्च पदों पे बैठे वाले जो प्रशासक होते हैं वह तुरंत नीतियों का क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सामान्य स्टाफ। सहायक स्टाफ का उदाहरण, सहायक स्टाफ का उदाहरण, सहायक स्टाफ क्या है? ऐसे स्टाफ, ऐसे अभिकरण जो परामर्श देने के लिए जो सूचनाएं होती हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें सहायता का काम करना। तो जो सहायक होते हैं जैसे टाइपिस्ट, छोटे छोटे जो लोग होते हैं कार्य संगठन में जो अधीनस्थ पदों पे बैठे होते हैं, उन्हें ही सहायक स्टाफ की श्रेणी में रखा जाता है। तो टाइपिस्ट है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है, ये लिपिक है, ये सभी जो है सहायक स्टाफ की श्रेणी में आएंगे। और सामान्य स्टाफ जो सर्वोच्च पदों के साथ अटैच रहते हैं, जुड़े होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोकसभा का सचिवालय। ठीक है, ये सारे जो है किसी न किसी नीतियों के क्रियान्वयन करने वाले लोगों के साथ अटैच रहता, तो सामान्य स्टाफ हो जाए। अब इनको सहयोग करने के लिए जो सामान्य स्टाफ है, उनको सहयोग करने के लिए जो लोग होते हैं, जैसे टाइपिस्ट होते हैं, क्लर्क होते हैं, ड्राइवर होते हैं, लिपिक होते हैं, ये सारे लोग जो है सहायक स्टाफ की श्रेणी में आते हैं। सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन प्रबंध के कठिन क्षेत्रों में से एक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। सूत्र तथा स्टाफ के बीच उचित समायोजन, उचित, इन दोनों के बीच उचित समायोजन करना किसके लिए? प्रबंध के कठिनतम क्षेत्रों में से एक है। यह बात किसने कहा था? यह बात जो है डिमॉक एक विचारक है जिसने कहा था कि किसी भी संगठन के दो अभिकरण हैं, सूत्र और स्टाफ, लेकिन इन दोनों के बीच में समायोजन करना यह प्रबंध तंत्र के लिए कठिनतम कार्य है, बहुत आसान नहीं है। कारण क्या होता है कि जो नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है, यदि उसको सूचनाएं सही तरीके से नहीं मिलती है, परामर्श सही नहीं मिलता है, तो वह कार्यों को जो नीति का क्रियान्वयन होता है उसके 100% रिजल्ट और परिणाम नहीं आ पाते हैं। तो इन दोनों में जो सामंजस्य स्थापित करना है, यह प्रबंधक की सर्वोत्तम गुणों में से एक होती है। जो इन दोनों में अच्छे से सामंजस्य बैठा लिया, वह 100% रिजल्ट प्राप्त कर लेगा। इसीलिए डिमॉक ने कहा कि यह बहुत ही क्या है, कठिन कार्य है। सूत्र और स्टाफ के बीच में समायोजन करना प्रबंध के लिए सबसे कठिनतम कार्य है। ये बात जो है डिमॉक नामक विचारक ने किया है। स्टाफ से तात्पर्य अधिक आंखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाफ का क्या तात्पर्य? अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। आंख, कान और हाथ मनुष्य को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वो कहीं आंखें हैं तो उसको सब चीज़ दिखाई देगा, कान है तो सब कुछ वो सुन लेगा, और इस तरीके से अपने कार्यों का संचालन वो सही तरीके से कर लेगा। ठीक इसी तरीके से जो है स्टाफ भी किसी भी संगठन के रूप में ये काम करता है। बिना स्टाफ का कोई भी संगठन काम कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इसी स्टाफ के महत्व को संदर्भित करने के लिए इस वाक्य को देने वाले जो विचारक हैं, उस विचारक का नाम है मूने ने कहा था स्टाफ जो है किसी भी संगठन का क्या आंख है, कान है और हाथ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करिएगा, ये आने की बहुत ही संभावना है इसकी। अमेरिका में पाई जाने वाली स्टाफ इकाई है। अमेरिका में पाई जाने वाली जो स्टाफ इकाई, उसको क्या कहा जाता है?
केवल नाम याद करना, बजट ब्यूरो यही है। बजट ब्यूरो जो है अमेरिका में पाई जाने वाली जो भी स्टाफ इकाइयां उसका नाम है बजट इकाई, ठीक है, बजट इकाई है। भारत में विवाद को संगठित, पुनर्गठित और समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? क्योंकि भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है और जो मुख्य कार्यपालिका है यह संगठन और विभागों के माध्यम से अपने शासन और प्रशासन के कार्यों को करता है। तो यह विभाग बनाता कौन है? तो विभाग बनाने के काम जो है किसका है? कार्यपालिका का। चाहे वो प्रधानमंत्री कह लीजिए या प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल कह लीजिए, यही वास्तविक कार्यपालिका, यही कार्यपालिका विभागों का निर्माण करते हैं और विभागों को पुनर्गठित भी करते हैं, विभागों को समाप्त भी करते हैं, नए विभाग का निर्माण भी करते हैं। तो ये कार्यपालिका होगा। चार पी या 4P, 4P या 4P किस विद्वान ने विभागीय संगठन के आधार बताएं? 4P का मतलब यह होता है विभाग के आधार के 4P हैं ऐसे शब्द जिसकी शुरुआत जो है P से होती है। तो पहला है प्लेस, पर्सन, प्रोसेस और पर्पस। ठीक है, प्लेस, पर्सन, प्रोसेस और पर्पस किसी भी संगठन या विभाग का आधार होता है। इसी आधार पे विभागों का निर्माण किया जाता है। तो इस P4 का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो P4 का जो कॉन्सेप्ट है ये लूथर गुलिग ने दिया था। लूथर गुलिग ने P4 का संगठन, कोई भी संगठन बनेगा तो संगठन बनाने के ये 4 आधार होंगे, लेकिन हेल्डन समिति ने जो है संगठन बनाने के मात्र 2 आधारों की चर्चा की है। जो कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किसने संगठन बनाने के 2 आधारों की चर्चा किया, तो हेल्डन समिति ने, और 4 आधारों की किसने बात किया है? तो लूथर गुलिग ने, जिसको P4 या 4P के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा विभाग के निर्माण का आधार क्या है? तो रक्षा विभाग का जो निर्माण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसके बनाने का आधार होता है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब पर्पस, रक्षा विभाग का उद्देश्य होता है रक्षा करना। ठीक है, तो उद्देश्य को आधार बना के रक्षा विभाग का नामक संगठन का निर्माण किया गया। इसमें प्रक्रिया नहीं है, व्यक्ति को नहीं है और क्षेत्र नहीं रखा गया। न्याय विभाग क्यों बनाया गया? न्याय विभाग निर्माण का आधार क्या? हर विभाग के बनाने के 4 आधार, इन्हीं 4 आधार पे भारत में जितने भी विभाग हैं, मंत्रिमंडल के जो भी विभाग हैं, उनको बनाने के इन्हीं 4 आधारों पे बनाया गया। तो किन किन विभागों को किन किन आधारों पर रखा गया है, तो उसको सारे विभाग को तो नहीं जान सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जैसे रक्षा विभाग हुआ, विदेश मंत्रालय हुआ, ठीक है, जनजातीय कार्यालय होगा, तमाम तरह के जो मंत्रिमंडल उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो न्याय विभाग का निर्माण किस आधार पर हुआ? तो न्याय विभाग जो है ये उद्देश्य के आधार पर नहीं हुआ, प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। न्याय जो है संविधान में निहित व्यवस्थाओं को पालन उस प्रक्रिया के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी तरीके की जांच करना है। तो ये जो है न्याय विभाग के निर्माण का जो आधार होता है वह है क्या? प्रक्रिया या प्रोसेस जो लूथर गुलिग ने बताया P4 में प्रक्रिया। तो इसी प्रक्रिया के आधार पे न्याय विभाग का गठन किया गया। उद्देश्य के आधार पे अभी हम लोगों ने पढ़ा रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया, प्रक्रिया के आधार पे न्याय विभाग का गठन किया गया। ब्यूरो प्रणाली के गुण, ब्यूरो प्रणाली के गुण क्या है? तो ब्यूरो प्रणाली के गुण जो होता है, देखिए किसी भी संगठन के अध्यक्ष एक व्यक्ति हो सकता है या कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो संगठन के अध्यक्ष एक व्यक्ति होगा या कई व्यक्ति होगा, इसके आधार पे उसे बहुल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका या ब्यूरो प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी संगठन के अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है तो उसे एकल
एकल प्रणाली या ब्यूरो प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो ब्यूरो प्रणाली के गुण क्या होंगे? यदि किसी संगठन का एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा तो इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं? आदेश की एकता का भाव, आदेश की एकता होगा ही। गुटबंदियों को प्रोत्साहन, ऐसा नहीं है। अनुशासनहीनता को बढ़ावा, ऐसा नहीं है। नीतियों और उद्देश्यों की सुनिश्चितता। यदि किसी संगठन पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति अध्यक्ष है, तो नीति के निर्माण में हो या उद्देश्य हो, बिल्कुल स्पष्ट होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और विवाद या कंट्रोवर्सी की संभावना नहीं होती है। विवाद और कंट्रोवर्सी की संभावना वहीं होती है जब संगठन के जो सर्वोच्च पद होते हैं उस पर कई लोग होते हैं, उनके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने पूर्वाग्रह होते हैं, अपनी अपनी सोच और व्यवस्थाएं होती हैं, जिसके कारण उसमें कंट्रोवर्सी होती है। जब एक ही व्यक्ति उसको देखता है तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी की संभावना नहीं होती है। इसलिए नीतियों और उद्देश्यों की जो सुनिश्चितता है, यह ब्यूरो प्रणाली क्या एक महत्वपूर्ण गुण है। बोर्ड अथवा आयोग का आलोचक बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली का आलोचक कौन है? बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली का आलोचक कौन है? तो बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली, ये पहले है क्या इसको जान लीजिए। बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली किसको कहा जाता है? जब संगठन के अध्यक्ष एक व्यक्ति से ज्यादा लोग होते हैं तब उसको कहा जाता है कि वह बोर्ड अथवा आयोग प्रणाली पर आधारित संगठन है। तो जब संगठन के अध्यक्ष कई लोग होंगे, बोर्ड पे आधारित होगी, आयोग पे आधारित होगी, तो इस प्रथा के जो आलोचक हैं वह आलोचक है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने बताया कि जब संगठन में बोर्ड प्रणाली पर आधारित होती है, कमीशन प्रणाली पर आधारित होती है, तो उसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा होते हैं, सही डिसीजन कम लिए जाते हैं, उसमें उद्देश्यों की सुनिश्चितता, स्पष्टता बहुत ही कम होता है। इसकी आलोचना करने वाले जो विचारक हैं वह है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? तो जो विभाग होते हैं उसके राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री होते हैं। इन 20 प्रश्नों के साथ हमारा आज का प्रश्न का उत्तर देने का जो क्रम है वो समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में लोक प्रशासन के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।